अनुच्छेद 13 जो बता रहा था, अनुच्छेद 13 में दो बात बताया था। एक तो बात बताया था कि अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो या मूल अधिकारों को छीनती हो। राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा तो उसको असंगत घोषित किया जाएगा या असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही असंवैधानिक घोषित करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही व्याख्या का अधिकार दिया गया है। एक बात यह बताया था। दूसरा बात यह बताया था कि हम लोगों के यहां जो है न्यायिक जो पुनरावलोकन शब्द है, जुडिशियल जो रिव्यू शब्द है, उस संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है, जैसे 13 में दिखाई देता है। और न्यायिक पुनरावलोकन हमारे यहां कहां से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। और उस दिन बताया भी था, दोबारा फिर बोल देता हूं, ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिका से लिया गया। और जुडिशियल रिव्यू की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, तो ये जुडिशियल रिव्यू की दो प्रक्रिया पूरे विश्व में पाई जाती है। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उस दिन समझाया था। और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरा होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया, सम्यक या उचित प्रक्रिया। तो ये जो हम लोग के यहां भारत में ये पाया जाता है, और ये जो भारत में पाया जाता है कहां से लिया गया है? जापान से। अभी 10 मिनट नहीं हुआ तब तक गड़बड़ होना शुरू हो गए। ये भारत में कहां से लिया गया है? जापान से। और ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है ओनली लेटर ऑफ लॉ, ओनली लेटर ऑफ लॉ, कानून के शब्द, कानून के शब्द। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये अमेरिका में पाया जाता है। इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस मतलब नेचुरल जस्टिस का मतलब प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। अप्राकृतिक न्याय का मतलब औचित्यता, औचित्यता। अब यहीं पर 4 लाइन समझ लीजिए पीटी के लिए। न्यायिक पुनरावलोकन की स्वतंत्रता कहां से लिया गया? अमेरिका। ठीक तो बोल रहे हैं, अब बोलना ही बंद कर देंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका टिक लगाइएगा, क्योंकि जो आदर्श संघीय व्यवस्था होता है, उस आदर्श संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है। और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो एक प्रकार से न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक स्वतंत्रता दोनों अमेरिका से। अब समस्या है कि अमेरिका में चूंकि आदर्श संघीय व्यवस्था है, और आदर्श संघीय व्यवस्था में जो है नेचुरल जस्टिस भी पाया जाता है। कल मैं इसलिए बताया था कि भारत में अमेरिका की तरह मूल अधिकार नहीं है। अमेरिका में मूल अधिकार जो है प्राकृतिक न्याय के तहत भी है। अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार है, उसमें प्राकृतिक अधिकार भी समाहित है। हमारे यहां मूल अधिकार में प्राकृतिक अधिकार नहीं समाहित है। हमारे यहां मूल अधिकार में जो लिखा गया है वही मूल अधिकार है। उसके अलावा आप कुछ मत मूल अधिकार मानिए, वो सब बकवास का बात है। पर्यावरण का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सब बकवास है। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कहने के लिए है कि पर्यावरण का अधिकार है। ज्यादा सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा निर्देश जारी कर सकता है। आगे पढ़ा दूंगा कि निर्देश जारी कर सकता है, सलाह दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं निकाल सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि सबसे ऊंची संस्था है, इसलिए उसका सलाह भी हम लोग के लिए एक आदेश होता है। और फिर दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहां विश्व में न्यायिक पुनरावलोकन की 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया यह है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरी प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। भारत में यह पाया जाता है अनुच्छेद 21 में पाया जाता है। यह शब्द कहां पर लिखा गया? तो अनुच्छेद 21 में।
जो मूल ढांचे का जो संकल्पना आया था उसी से तो शुरुआत हुआ ये सब कहानी, कि हमारे यहाँ सिद्धांत में न्यायपालिका यहाँ पर है, एक्स में है, और यहां से न्यायपालिका धीरे धीरे उसी केशवानंद भारती मुकदमे से खसकना शुरू हो गया। और वहां पर लेटर ऑफ लॉ के साथ जब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, तो मूल ढांचे के सिद्धांत देने से जो है हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो धीरे धीरे औचित्यता का प्रयोग करने लगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रकार से क्या है, औचित्यता। अभी इसी में केस पढ़ाऊंगा तो केशवानंद भारती मुकदमे थोड़ा डेप्थ में पढ़ा दूंगा। हाँ एकदम सही बात है, सही बात है कि जो है मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो देखा जाए तो विधि की सम्यक प्रक्रिया से मेल खाता है। सही बात है, क्योंकि भाई मूल ढांचा क्या है, औचित्यता। मूल ढांचा क्या है, औचित्यता। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को तथ्य रूप में थोड़ी ना बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को जो है संकल्पना के रूप में दिया, विचार के रूप में दिया। अब प्राकृतिक न्याय भी तो विचार है, औचित्यता भी तो विचार है। सही बात है। लेटर ऑफ लॉ का मतलब होता है कि संविधान, ऐसे बना लिए आप लोग, बना लिए तो 2 लाइन यहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, नहीं बनाए तो फोटो खींच लीजिएगा, लिख देता हूं। इसमें केवल संविधान, इसमें केवल संविधान आबलिक कानून को देखकर जेआर किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू जेआर किया जाता है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया में जो है इसमें संविधान आबलिक कानून के साथ औचित्यता आबलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। बस इतना ही लिखना है। अब फोटो खींच लीजिए, बस इसको बना लीजिएगा, इसको ठीक कर दें, बस इतना ही। अब जो मैं बता रहा था वहां पर चले। मैं बता रहा था कि अनुच्छेद 13 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। तो अनुच्छेद 13 में ही जो है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का, जहां नहीं समझेगा पूछ लीजिएगा, किसी को कुछ कंफ्यूजन पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बनाया हूं, 2-4 साल पर पेपर में दिखाई देता रहता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूछेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का नाम भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब जो बता रहा था चलिए आगे चलें। हो गया, फोटो तो खिंचा गया। हमारी न्यायपालिका जो है वो देखा जाए तो हमारी न्यायपालिका एक्स है सिद्धांत में, लेकिन धीरे धीरे हमारी न्यायपालिका वाई की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये जो वाई है इस वाई की तरफ, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये यदि ऐसा लिखे कि हमारी न्यायपालिका प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ से जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक लिख रहा है। अब चलिए उसमें जो बता रहा था, अब छोटा से नहीं बनाइए। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत उसी अनुच्छेद 13 में दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत तो न्यायिक पुनरावलोकन के क्या क्या सिद्धांत हैं, तो ये भी अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो पहला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अब पृथक्करणीयता का मतलब क्या होता है समझिए। कभी पूछे कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में, तो 13।
अब पृथक्करणीयता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं बताया था अभी कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि सरकार के जो 3 अंग हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो विधायिका जो है कानून बनाती है, विधायिका जो है संविधान में संशोधन करती है, कार्यपालिका जो है कुछ नियम बनाती है, कार्यपालिका कुछ उपनियम बनाती है, कार्यपालिका कुछ विनियम बनाती है। लिखिएगा मत। और न्याय, ये जो विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करेंगे, इन सब कार्यों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है, उसको सही और गलत बताता है। इसी बात को हम लोग जो है जुडिशियल रिव्यू कहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करेगा, उन सभी कार्यों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा और समीक्षा करके उसको सही गलत बताएगा। इसी बात को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब देखिए, अब पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी लिखवा दूंगा, सुनते रहिए। जैसे मान लीजिए कोई कानून बना, जैसे मान लीजिए कोई कानून बना, अब इस कानून में मान लीजिए 150 धाराएं हैं, 150 धाराएं हैं इस कानून में, 150 धाराएं हैं। उस दिन विधेयक दिखाया था ना, तब विधेयक में जो है धारा नंबर 1, धारा नंबर 2 ऐसे ऐसे चलता है। तो ये विधेयक में मान लीजिए 150 धाराएं हैं। अब 150 धाराएं हैं तो इसका जो है जेआर किया जा रहा है, जेआर किया जाता है। अब इसका जेआर किया जाएगा, तब न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी कि अब इसको देखेगी कि 150 धारा में से कौन कौन सा धारा जो है संविधान से मेल खाता है, कौन सा मेल नहीं खाता है। अब मान लीजिए न्यायपालिका ने कहा कि 5, 7, 15, 91, 113 ये जो है संविधान से मेल नहीं खाता है, ये जो है संविधान की भावना से मेल नहीं खाता, संविधान की भावना से मेल नहीं खाता। मान लीजिए न्यायपालिका ने कह दिया, तो अब न्यायपालिका ने कह दिया और शेष जो है, शेष धारा संगत है, शेष धारा संगत है। तो गर्म पानी लाना। शेष धारा जो है संगत है। अब शेष धारा संगत है तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि 5, 7, 15, 91, 113 ये जो है संविधान संगत नहीं है, संविधान की भावना से मेल नहीं खाता है। तो अब न्यायपालिका बोलेगा कि ये जो धारा असंगत है वो आप हटा दीजिए, अवैध है, ये अवैध है, बाकी कानून आपका वैध है। अब मन करे तो कानून को लागू कर लीजिए, मन करे तो कानून मत लागू करिए। मतलब जो धाराएं असंगत है केवल उन्हें ही असंवैधानिक घोषित करेगा, संपूर्ण विधेयक को, संपूर्ण कानून को नहीं। जैसे बताया कि चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी फेंका जाएगा, पूरा चाय नहीं, पूरा चाय उठा फेंक रहे हैं। तो मान लीजिए इस बात को हम लोग बोलेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लिखिए चल रहे, यदि कोई कानून बनाया जाता है, यदि कोई कानून बनाया जाता है और उसका जेआर होता है, और उसका जेआर होता है, तो जो धाराएं संविधान असंगत हैं, तो जो धाराएं संविधान असंगत हैं, केवल जो धाराएं संविधान असंगत हैं केवल उन्हें ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, संपूर्ण कानून को नहीं। संपूर्ण कानून को नहीं। अर्थात सरकार शेष धारा सहित कानून को लागू कर सकती है, शेष धारा सहित कानून को लागू कर सकती है। जैसे 97वां संविधान संशोधन का जेआर किया गया, अभी नहीं हुआ था, सहकारी समितियों वाला,
जैसे 97वां संविधान संशोधन का JR किया गया और कुछ धाराओं को असंगत घोषित किया गया, कुछ धाराओं को असंगत घोषित किया गया। अब मान लीजिए मैं कहूं कि 97वां संविधान संशोधन का जो है जो JR किया गया उसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये टिक लगाइएगा, क्योंकि उसमें जो है क्या हुआ, उसमें आप जानते हैं ना कि सहकारी समितियां जो है किस सूची का विषय है? केंद्र सूची की राज्य सूची है? राज्य सूची, ठीक तो बोल रहे हैं। तो राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, अरे संविधान में संशोधन करके उसको लिख दिया। सहकारी समितियों को जो है वो देखा जाए 19(1) में लिख दिया गया, सहकारी समितियों शब्द का प्रयोग कर दिया गया। और दूसरा कहां पर लिखा गया? DPS में कौन सा अनुच्छेद? 43 कहां से आ जाएगा? 45 ख हो जाएगा ना, 45 ख में 46 है कि 43B? हाँ, B में आएगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, एक बार देख लीजिए 43B, 43 में तो नहीं, 43B में एक बार देख के हमको बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये लिख दिया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चूंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा अब उसमें राज्यों का अनुसमर्थन तो प्राप्त हुआ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा है कि जब तक आप अनुसमर्थन प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जो है ये सब चीज आपको लागू नहीं हो सकता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो जो राज्यों को प्रभावित करने वाला पहलू था उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जो है उसको कहा जाता है कि इसमें पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग हुआ था। अब दूसरा सिद्धांत चलिए, नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत अब देखिए, जो आच्छादन का सिद्धांत है जो आच्छादन का सिद्धांत है इसको समझिए। जैसे कोई कानून है तो कानून में मान लीजिए कुछ हमारे यहां पुराने कानून हैं, कुछ पुराने कानून हैं। पुराने कानून का मतलब अंग्रेजी काल के कानून, अंग्रेजी काल के कानून। इसका मतलब यह हुआ कि 1950 से पहले बने कानून जो आज भी लागू हैं। उन्नीस सौ 50 से पहले कानून जो आज भी लागू हैं, 1950 से पहले बने कानून जो आज भी लागू हैं। और नए कानून हैं, कुछ नए कानून हैं। और नए कानून का मतलब कि 1950 के बाद जो कानून बन रहे हैं, 1950 के बाद जो कानून बन रहे हैं, और 1950 के बाद जो कानून बन रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे RTI है, जैसे मान लीजिए खाद्य सुरक्षा कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून है, इस तरह से 1950 के बाद जो कानून बन रहे हैं, RTI सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, और कुछ जो अंग्रेजी काल के कानून है, CRPC IPC, CRPC IPC है। अब समझिए, ऐसे बनाइए। तो पुराने कानून जो है इसको हमने मान लिया A और इसको मान लिया नए कानून को B। तब देखिए,
अब समझिए यहीं पर ए और बी में यदि कोई समस्या उत्पन्न होता है, ए और बी में कोई यदि समस्या उत्पन्न होता है तो नया कानून लागू होगा। पहला कंसेप्ट क्लियर। ए और बी में कोई समस्या उत्पन्न होता है तो नया कानून लागू होगा, पुराना कानून लागू नहीं होगा। और दूसरा मतलब समझिए, अभी लिखवा दूंगा, सुनते रहिए, सब किताब में लिखा है। संविधान में मैं क्या पढ़ाऊंगा, संविधान में तो सब किताब में लिखा है, उसी का व्याख्या समझाना, आपके दिमाग में प्रवेश कराना, बस इतना ही हमारा काम है। संविधान निर्माता खुद ही लिख के चले गए, हम क्या बताएं। तो अगले जन्म में सोचा हूं कि संविधान नहीं पढ़ाऊंगा, बनूंगा मास्टर ही, कुछ बढ़िया चीज पढ़वाइएगा। अगले जन्म में भी तैयारी करेंगी तो अगले जन्म में पता लगे आके तो ए और बी, तो ए और बी में यदि संघर्ष होगा तो बी लागू होगा, ए लागू नहीं होगा। और दूसरा बात है कि यदि मान लीजिए नए कानून और पुराने कानून में संघर्ष होता है तो नए कानून से पुराना कानून जितना मेल खाएगा उतना ही जो है विधि संगत होगा। जो मेल नहीं खाएगा वह स्वमेव विधि शून्य हो जाएगा। जो नया कानून है, जैसे मान लीजिए इधर बना देता हूं, देखिए ये लीजिए, ये बी हो गया और ए हो गया, तो ऐसी दशा में ये जो है देखा जाए तो बी वाला कानून जो है मान लीजिए ये बना और इतना ही ए वाला कानून जो है मैच खा रहा है। अब मान लीजिए ये देखिए ये ए वाला कानून है, अब ए वाला कानून है मतलब ये पुराना कानून, ये पुराना कानून है और ये जो है नया कानून है। तो इस नए कानून से देख रहे हैं कि जितना पुराना कानून मेल खा रहा है उसको हमने इस गोले में रख दिया, तो ये लागू हो जाएगा, ये वाला लागू हो जाएगा, ये लागू होगा, ये लागू होगा और ये वाला लागू होगा, नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि नए कानून से मेल नहीं खाता है। क्लियर? इसी चीज को ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया, ये हमने बना दिया पुराना कानून जो ए, मान लीजिए यहां पर ए लिख दिया, ए लिख दिया, यहां भी कुछ ए लिख दिया, मान लीजिए अगल बगल भी लिख देता हूं। अब यहां पर हमने कुछ बी कानून, ये जो है हमारा नया कानून बना, बी कानून बना। अब बी कानून बना और यहां से हमने जो है इसको आच्छादित किया, इसको हमने आच्छादित किया। अब जितना इसके आच्छादन में आ रहा है, मान लीजिए ऐसे हमने टार्च जलाया, और जितना इसके फोकस में आएगा ये सब तो लागू हो जाएगा। लेकिन अब इसके बियॉन्ड जो ए है, इसके जो बियॉन्ड ए है, ये सब लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? अरे ऐसे टार्च जलाए तो टार्च ऐसे फोकस बनाएगा ना, तो जितना उसके भीतर आ जाएगा वो लागू, और जो बाहर है लागू नहीं। अब दोनों मिला के यहीं पे लिखिए, ए और बी में संघर्ष होने पर, ए और बी में संघर्ष होने पर, ए और बी में संघर्ष होने पर बी लागू होगा, बी लागू होगा, और बी से जितना ए मेल खाएगा, और बी से जितना ए मेल खाएगा, बी से जितना ए मेल खाएगा उतना ही लागू होगा। इसी कारण आईटी की धारा 66A को, आईटी की धारा 66A को नहीं 66A को असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। आईटी की धारा 66A को, 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आईटी का जो कानून बना है, आईटी की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
क्योंकि वह नए कानून से मेल नहीं खाता था, क्योंकि वह नए कानून से मेल नहीं खाता था, क्योंकि वह नए कानून से मेल नहीं खाता था। ठीक है, बस इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये भी अनुच्छेद 13 में ही है। और एक सिद्धांत और भी है, एक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13 में है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेयर, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग के सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मूल अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मूल अधिकार जिस तरह से शरीर से चमड़ा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से मूल अधिकार भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए मूल अधिकार का त्याग नहीं हो सकता है। हां, यह है कि आप नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता हमारे यहां ज्यादा जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है, नागरिकता का त्याग कर सकता है। तो हम जब न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए तो पीआईएल का जन्म हुआ। आगे भी पढ़ाऊंगा, लिख दीजिए 2 लाइन। कोई भी व्यक्ति एफआर का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एफआर का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ज्यादा जागरूक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ज्यादा जागरूक नहीं है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, अतः दुरुपयोग किया जा सकता है, अतः दुरुपयोग हो सकता है। अतः दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, और वहीं ब्रैकेट भी दिएगा, नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अवसरों पर यह कहा कि जैसे मान लीजिए आत्महत्या के अधिकार को जीवन के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने समाहित नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था किसी केस में कि आत्महत्या का अधिकार जीवन के अधिकार में समाहित नहीं है। वो दूसरी बात है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि आत्महत्या का अधिकार, मरने का अधिकार जीने के अधिकार में समाहित है, लेकिन 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय बदल दिया। ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट कह दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल के कह दिया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यदि मर रहे हैं, बच गए तो फिर सजा होगी। मर रहे हैं तो फिर बचने वाला जुगाड़ मत करिए, नहीं तो पता है कि फिर जेल में बैठे हुए हैं। अरे इतना सब देखिए, ऐसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलता हूं, रोज बोलता हूं, खूब मस्त रहा करिए। 2 घंटा पढ़िए, 5 घंटा का चीज पढ़िए। टेंशन लेके पढ़ाई उड़ाई नहीं होता है। मान लीजिए कितने लोग हैं, देखता हूं एकदम हमेशा टेंशन में रहें। टेंशन उसन छोड़िए, वही जो राम रचि राखा। हम लोग सोच रहे हैं कुछ होगा नहीं। इसलिए चुपचाप अपना मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना कर्म करिए, अच्छा से पढ़िए, हो जाएगा, परेशान मत होइए।